कुछ दिन पहले आपका हफ्ता दूत असम राज्य में टहल रहा था। टहलते टहलते इसे एक ईवीएम से मुलाकात हो गया। हफ्ता दूत से मिलते ही ईवीएम अपना दुखड़ा सुनाने लगा, कहने लगा गजब बेइज्जती है यार। हफ्ता दूत सीरीज़ के इस पहले वीकली एपिसोड में सबसे पहला खबर बंगाल चुनाव से जुड़ा है। पूरे भारत भर में पश्चिम बंगाल चुनाव काफ़ी मायने रखता है, खासकर पिछले 10-15 सालों से। और अभी तो पूरा बंगाल चुनाव आईपीएल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 30 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और करीब 80% तक मतदान हुआ। चुनाव के दिन काफ़ी कुछ हुआ, कई जगह पे हिंसा भी हुआ, कुछ पोलिंग बूथ पे ईवीएम को लेकर सवाल भी उठाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि वो वोट टीएमसी को डाल रहे हैं, जबकि वीवीपैट में पर्ची बीजेपी का कट रहा है। फिर बाद में इस मामले को सही किया गया। चुनाव के बीच सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी थी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुछ बयान भी दिया गया, जिसमें उनका कहना था कि जिस 30 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है उसमें से 26 सीटें बीजेपी जीतेंगी। उनका यह भी दावा था कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी 25 से 30 हज़ार वोटों से हारेंगी। भाजपा के सभी नेता को ये अच्छे से पता है कि दावा चाहे कुछ भी हो, चुनाव के वक्त दावों से हवा काफ़ी अच्छा बनता है। पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद पूरे जोर शोर से दूसरे चरण के लिए कैंपेनिंग शुरू हुआ। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव होना था। ममता बनर्जी बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्र को छोड़ सिर्फ नंदीग्राम को घेर कर बैठ गए। और ऑब्वियसली इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है, क्योंकि अपने पुराने सीट को छोड़ नंदीग्राम को हारने का रिस्क ममता बनर्जी कभी नहीं ले सकती। लेकिन इसका नुकसान किसी और जगह पर देखने के लिए मिल सकता है। 28 मार्च को कई नॉन बीजेपी पार्टी को ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती हैं, ये कहते हुए कि जो भी पार्टी भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहती है वो साथ मिलकर संघर्ष करे, सामने आए। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में कमाल का पोलराइजेशन देखने को मिला। जैसे ममता बनर्जी के राइवल शुभेंदु अधिकारी के द्वारा इलेक्शन कैंपेन में उन्हें बेगम कह के संबोधित करना और ममता बनर्जी के द्वारा अपना गोत्र बताना, इससे पहले कभी भी बंगाल चुनाव में इस हद तक धर्म की राजनीति देखने को नहीं मिला था। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इससे पहले कभी भी बीजेपी इतने सक्षम रूप से बंगाल चुनाव में इतना उभर के सामने नहीं आ पाया था। और एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपको किसी से कुछ काम कराना हो तो आप उससे ये कहिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते। ऐसे में सामने वाले को लगता है कि ये मेरे क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है, और इंसान इस बात को अपने रेस्पेक्ट से जोड़ लेता है और ये सोचने लगता है कि अब तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान अपना क्षमता और रेस्पेक्ट दिखाने के चक्कर में बहुत आसानी से सही गलत में फ़र्क करना भूल जाता है, और ऐसा होते ही बस मिशन सक्सेसफुल। और ये साइकोलॉजी पॉलिटिक्स में भी कई बार काफ़ी काम करता है, जैसे शुभेंदु अधिकारी के द्वारा धर्म का पॉलिटिक्स शुरू करके ममता बनर्जी को ट्रिगर करना। और ये बीजेपी का धर्म के नाम पे राजनीति करना काफ़ी पुराना टिपिकल पॉलिटिक्स है। और शुभेंदु अधिकारी के शुरू होते ही ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, अपना गोत्र बताने लगी, पूजा पाठ करवाने लगी, जबकि पहले से ही पता है कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 30% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। और धर्म के नाम पर राजनीति करना तब आपके बहुत काम आता है जब आपके पास अपने किए गए काम पर बात करने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि अगर आपने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है बात करने के लिए। अगर आपने काम किया हो तो आप उस पर पॉलिटिक्स कीजिए। जो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ दिसंबर में बीजेपी ज्वाइन कर इस वक्त ममता बनर्जी के राइवल बने हैं, वो पहले इनके सबसे करीबी रहे लोगों में से एक थे और नंदीग्राम आंदोलन में भी दोनों साथ खड़े थे। 2011 में ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के पीछे नंदीग्राम आंदोलन और सिंगूर आंदोलन को एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब कोई नेता दल बदलता है और दल बदलते ही जिसे आप शुरू से काला कह रहे थे वो आज आपके लिए दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, और जो आपके लिए दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था वो आपके लिए काला हो जाता है। नहीं मतलब ये काम कैसे करता है? अगर आपको किसी चीज़ से पहले से प्रॉब्लम था तो आप इतने समय से कर क्या रहे थे? नहीं, अगर आपको पहले से प्रॉब्लम था तो आपका ऐसा कोई बयान भी नहीं आता है कि आपके पार्टी में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सीधे दल बदलते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट दें, और लोग वोट देते भी हैं। प्रॉब्लम यहाँ दल बदलने से नहीं है, और कोई नेता क्यों दल बदलता है ये भी सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम था तो आप पार्टी में इतने समय से कर क्या रहे थे? शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान से संबोधित करते हैं, फिर से वही चुनाव के वक्त पाकिस्तान का मुद्दा उठाना। अगर आपको अपना राज्य मिनी पाकिस्तान लग रहा है तो इसमें आपका भी हाथ होना चाहिए। फिर वही बात है कि आखिर आप इतने समय से उस पार्टी में कर क्या रहे थे? और ऐसे दल बदलू नेता बहुत हैं। ऑब्वियसली पार्टी में जब तक आपको फ़ायदा मिलता रहा तब तक आप उस पार्टी से जुड़े रहे। जैसे ही मिलना बंद हुआ या किसी और पार्टी से ज़्यादा मिलने का ऑफ़र आया
आपका दल बदल गया। और ये सब राजनीति में बहुत आम बात है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर दल बदलने के पीछे वजह क्या है? आप अपने फ़ायदे के लिए बदल रहे हैं या जनता के फ़ायदे के लिए बदल रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी भी दल बदलू नेता से जाके ये पूछें कि आपके दल बदलने के पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है, तो घुमा फिरा कर आपको जवाब यही मिलेगा कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं उस पार्टी में रहते हुए ऐसा करने में सक्षम नहीं था। तो फिर से घुमा फिरा कर सवाल आपका यही बनता है कि इतने समय से आप आखिर उस दल में कर क्या रहे थे? इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कई टीएमसी नेता भाजपा में शामिल हो गए और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई नेता ऐसे ही अपना दल बदलते रहते हैं। 2011 से पहले ममता बनर्जी भी अपना कई बार दल बदल चुकी हैं, कभी कांग्रेस को छोड़ एनडीए के साथ, कभी एनडीए को छोड़ कांग्रेस के साथ। लेकिन जब भी पार्टी में कोई गड़बड़ी लगता वो तुरंत अपने दल से बाहर हो जाती थी। चाहे 1996 में अपने ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए बाहर हो गई जब उन्हें ये लगा कि कांग्रेस और सीपीएम साथ मिलकर काम कर रही है। जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी तो अपने पद से इस्तीफा दे दी जब खेल का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिला। जब वेस्ट इंड ऑपरेशन में अपने ही पार्टी के लीडर्स के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पार्टी छोड़ उसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके दल बदलने के पीछे मुख्य वजह क्या है? आप ये कर किसके लिए रहे हैं? अपने लिए या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? 1 अप्रैल को नंदीग्राम में दूसरे चरण का मतदान हुआ जिसमें 80% से भी अधिक वोट डाले गए और दिन भर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ, जिसके बाद फिर से वही एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू रहा। वोटिंग के समय प्रधानमंत्री के द्वारा एक चुनावी रैली में ये कहा गया कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम में हार मान ली है और कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे सीट से भी पर्चा भर सकती हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी दावा किया गया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से भी अधिक सीटों से जीतेगी। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी। अब इस एपिसोड की अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ईवीएम से जुड़ी खबर है। कुछ दिन पहले आपका हफ्ता दूत असम राज्य में टहल रहा था। टहलते टहलते इसे एक ईवीएम से मुलाकात हो गया। हफ्ता दूत से मिलते ही ईवीएम अपना दुखड़ा सुनाने लगा, कहने लगा गजब बेइज्जती है यार। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का लोकतंत्र मेरे वजह से डिसाइड होता है और इतना पावर होने के बावजूद भी समाज में कोई इज्जत ही नहीं बच गई है। जिसको देखो सब मुझ पर ही शक करते रहते हैं। कहीं भी चले जाओ सबके सब मुझ पर आरोप लगाते हैं कि कोई मेरे साथ छेड़खानी करता है। तो इस पर हफ्ता दूत पूछने लगा कि सही बताओ कोई छेड़खानी करता है क्या? तो ईवीएम कहने लगा कि देखिए ये मैं नहीं बता सकता, ये आप इलेक्शन कमीशन से जाके पूछो। खैर असली मुद्दे की बात कर लेते हैं। असम में 1 अप्रैल के वोटिंग होने के बाद एक निजी गाड़ी में ईवीएम पाया गया। ये गाड़ी करीमगंज जिले के एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ही उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल के परिवार की थी। इस गाड़ी को एक भीड़ के द्वारा घेर लिया जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी करने लगते हैं। हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाठीचार्ज के साथ साथ हवाई फायरिंग भी करनी पड़ती है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो हमें सामने दिख रहा है। ऐसे पहले कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। अगर आपके मन में ईवीएम को लेकर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। इस मामले को सामने आते ही कई विपक्षी नेताओं के द्वारा ट्वीट भी किया गया। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में कहती हैं कि हर बार जब किसी निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने का वीडियो सामने आता है तो बिना किसी आश्चर्य के ये गाड़ी किसी भाजपा उम्मीदवार या उनके किसी सहायक का होता है। इस मामले को सामने आने के काफ़ी समय बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा सफाई देते हुए ये कहा गया कि पोलिंग बूथ से लौटते समय सरकारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में ही, जिसके बाद पोलिंग टीम को गाड़ी भेजने का भरोसा मिला। लेकिन गाड़ी के पहुंचने से पहले ही पोलिंग टीम किसी निजी गाड़ी का लिफ्ट ले रही, जो कि संयोगवश एक बीजेपी उम्मीदवार का गाड़ी निकला। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ 20 रुपये और खर्च किया होता तो इससे बेहतर कहानी का स्क्रिप्ट तैयार हो सकता था। खैर ऐसे कितने ही मामले सामने आ जाए, इलेक्शन कमीशन को क्या ही फ़र्क पड़ता है। चुनाव आयोग के द्वारा करीमगंज के बूथ नंबर 149 पे फिर से वोटिंग करने का आदेश दिया गया और 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब इस हफ्ता दूत के तीसरे खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा खबर जुड़ा है किसान आंदोलन से। इससे जुड़ी सभी बातें आपको इस दोनों वीडियो में मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।
इतने समय से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा अब आम जनता के लिए बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे इस वक्त की सरकार के लिए इंडिया का डेमोक्रेसी। किसी को क्या ही फ़र्क पैदा है। इस कृषि बिल के खिलाफ किसानों को आंदोलन करते हुए 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। 26 मार्च को किसान संगठनों के द्वारा 12 घंटे के लिए भारत बंद किया गया, जिसमें कई ट्रेन के आवाजाही में परेशानी हुआ। उस दिन भारत भर में कई ट्रेन के चलने में प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ दिक्कत ये है कि जब आपको पहले से ही पता था कि किसान संगठन 12 घंटे का भारत बंद करने वाले हैं तो आपको ट्रेन चलाना ही नहीं चाहिए था। तो आप ये कहेंगे कि अगर ट्रेन न चलती तो लोगों को परेशानी होता। ये बात भी सही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई ट्रेन रोज़ चल रहा है और किसी दिन अचानक से ना चले तो लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ट्रेन चले और 12 घंटे के लिए रास्ते में ही रुक जाए तो उससे लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी होती है। कम से कम उस एरिया में सूचना दे देना चाहिए था जहाँ पे प्रोटेस्ट का इंटेंसिटी ज़्यादा है, ताकि लोग उससे पहले ही प्रिपेयर हो सकते थे। कुछ दिन पहले किसान संगठनों के द्वारा एक बैठक में ऐलान किया गया कि मई के शुरुआत में दिल्ली के सभी बॉर्डर से किसानों के द्वारा संसद के लिए एक शांतिपूर्ण मार्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 जनवरी को 3 सदस्यों की बनाई गई कमेटी की तरफ से एक शीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दिया गया है। रिपोर्ट देने से पहले कमेटी के द्वारा लगभग 85 किसान संगठनों से बातचीत किया गया, लेकिन जो किसान धरना पर बैठे हैं वो इस कमेटी के सामने नहीं गए, क्योंकि वो शुरुआत में ही इस कमेटी से बात करने से मना कर चुके थे। इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल के आसपास सुनवाई होगी, और क्योंकि इस कमेटी का काम सिर्फ ये था कि पूरे देश भर के किसान संगठनों से बातचीत करना और पता करना कि इस कृषि बिल को लेकर उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जिन 85 किसान संगठनों से बातचीत किया गया है, क्या वो भी इस धरना दे रहे किसान संगठनों की तरह इस तीनों कृषि बिल को रद्द करना चाहते हैं या वो कुछ और चाहते हैं। तो अब इस एपिसोड के लास्ट खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो है कोरोना की खबर। कोरोना और वैक्सीन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस दोनों वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। 2 अप्रैल को 24 घंटे के अंदर पूरे देश में पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ 89,000 से भी अधिक केसेस देखने को मिला और 714 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त पूरे देश में 6.5 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और अभी तक 1.23 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये जितने रफ्तार से केसेस बढ़ रहा है, इससे यही पता चलता है कि आज से 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू के सेकेंड वेव से लोगों को कोई सीख नहीं मिला है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जब स्पेनिश फ्लू का दूसरा लहर आया था तो पहले लहर से वो कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था, और इसके पीछे कई कारण था। और वही हाल इस वक्त कोरोना के संबंध में भी दिखने को मिल रहा है। और पिछले दिन सिर्फ महाराष्ट्र में 50,000 कोरोना केसेस सामने आया है, जो कि एक दिन में वहाँ पर होने वाला अभी तक का सबसे हाईएस्ट फिगर रहा है। और सिर्फ मुंबई में 9,000 केसेस देखने को मिला है, और वहाँ भी अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट नंबर गया है एक दिन में। लेकिन जितने तेज़ी से केसेस बढ़ रहा है उतने ही तेज़ी से वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू है। अभी तक पूरे देश भर में 7.5 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन डोजेस दिया जा चुका है, और 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन ड्राइव का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग अब वैक्सीन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसी बीच कई राज्यों में केसेस बढ़ने की वजह से कड़ा प्रतिबंध लगना शुरू हो चुका है, और 2 दिन पहले महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का कहना था कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो जल्दी ही लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि जिस भी राज्य में इस वक्त कोरोना केसेस बढ़ रहा है उस पूरे राज्य को उठकर असम और पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और सभी को निश्चित रूप से चुनावी रैली में भाग लेना चाहिए, ताकि किसी को गलती से भी कोरोना से संक्रमण ना हो सके। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, सेवक से लेकर प्रधान सेवक तक, सभी के रैली में लाखों हजारों के तादाद में लोग जुट रहे हैं। फिर से वही बात है, किसी को क्या ही फ़र्क पैदा है। तो ये था हफ्ता दूत सीरीज़ का पहला वीकली एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।